नमस्ते एंड वेलकम। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी मैजिक शील्ड, एक ऐसी जादुई ढाल जिसे गवर्नमेंट यूज कर सकती है अपने किसी भी कानून को कोर्ट से बचाने के लिए। मतलब कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। क्या ऐसी अनलिमिटेड पावर होनी चाहिए? आज हम वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को समझेंगे। ये वही लैंडमार्क केस है जिसने इस कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड को टेम किया, उसे काबू में किया। ऑलराइट, तो चलिए डाइव इन करते हैं। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जो इस पूरे केस की जड़ थी। पार्लियामेंट एक बहुत ही स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल टूल यूज कर रही थी, एक तरह की कह सकते हैं मैजिक शील्ड, जिससे लॉज को लीगल चैलेंजेस से पूरी तरह प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ये शील्ड थी 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में। ये एक स्पेशल लिस्ट है जिसे फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। और इसका मेन पर्पस क्या था कि जो लैंड रिफॉर्म्स जैसे लॉज हैं उन्हें लीगल चैलेंजेस से बचाया जा सके। बेसिकली इस लिस्ट में जो भी कानून डाल दिया गया उसे कोर्ट में इस बेसिस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता था कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा प्रोटेक्टिव बॉक्स जिसमें कानून जुडिशियल रिव्यू से कंप्लीटली सेफ हैं। और इस प्रोटेक्टिव बॉक्स को लॉक करने वाली की थी आर्टिकल 31B। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि 9th शेड्यूल में मौजूद कोई भी लॉ इनवैलिड नहीं माना जाएगा, चाहे वो किसी भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट क्यों ना हो। यही वो प्रोविजन है जो इस प्रोटेक्टिव शील्ड को इसकी रियल पावर देता था। अब इससे एक बहुत बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या पार्लियामेंट अपनी मर्जी से किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में डालकर उसे हमेशा के लिए जुडिशियल रिव्यू से इम्यून बना सकती थी? मतलब क्या इस पावर की कोई लिमिट थी या ये एब्सोल्यूट थी? यही इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर पॉइंट था। और अब आता है कहानी में एक मेजर टर्निंग पॉइंट। साल 1973 में एक लैंडमार्क केस आया, केशवानंदा भारती, जिसने इंडियन लॉ में एक नया और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। ये एक तरह से अ लाइन इन द सैंड था। इस केस ने जन्म दिया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। इस डॉक्ट्रिन का कोर आइडिया यह है कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर तो है, पर यह अनलिमिटेड नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल फीचर्स जैसे डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ या जुडिशियल रिव्यू को चेंज या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इसे आप कॉन्स्टिट्यूशन की सोल भी कह सकते हैं, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। इस न्यू डॉक्ट्रिन ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर दिया। क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का रूल उस ऑल पावरफुल 9th शेड्यूल पर भी अप्लाई होता है? अब एक शोडाउन तो होना ही था, और यहीं से वामन राव केस के लिए स्टेज सेट हो रहा था। तो वामन राव केस असल में पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच एक अल्टीमेट लीगल बैटल थी। अब सुप्रीम कोर्ट को इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना था और ये डिसाइड करना था कि आखिर सुप्रीम कौन है। कोर्ट के सामने दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स बहुत स्ट्रांग थे। एक तरफ पिटिशनर्स का कहना था कि 9th शेड्यूल का मिसयूज हो रहा है फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने के लिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट का तर्क था कि ये लॉज सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस और लैंड रिफॉर्म्स के लिए ज़रूरी हैं, और पुराने केसेस को रीओपन करने से लीगल केओस और इंस्टेबिलिटी फैल जाएगी। इस कॉम्प्लेक्स डिलेमा को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन निकाला, एक ऐसा रास्ता जो बैलेंस बनाता और फ्यूचर के लिए एक क्लियर पाथ दिखाता। ये कोर्ट का एक मास्टर स्ट्रोक था फॉर श्योर। और उस सॉल्यूशन का सेंटर पॉइंट थी ये डेट, 24 अप्रैल 1973। ये वही दिन था जब केशवानंदा भारती केस का हिस्टोरिक जजमेंट आया था। ये डेट कोर्ट के पूरे डिसीजन का पिवट बन गई। इसे समझने के लिए कोर्ट ने एक न्यू ट्रैफिक रूल की एनालॉजी दी। उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन 1973 में बने एक नए ट्रैफिक रूल की तरह है। अब आप किसी को उस रूल को तोड़ने के लिए पिनलाइज नहीं कर सकते जो उसके बनने से पहले तोड़ा गया हो, राइट? ये रूल सिर्फ 24 अप्रैल 1973 के बाद से ही अप्लाई होगा। कोर्ट की दूसरी एनालॉजी ने 9th शेड्यूल की लिमिट्स को और भी क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि 9th शेड्यूल कानूनों के लिए एक रेनकोट जैसा है जो उन्हें ऑर्डिनरी लीगल चैलेंजेस की बारिश से बचाता है, लेकिन ये रेनकोट उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टॉर्म से नहीं बचा सकता, और वो स्टॉर्म है बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट। तो अब आते हैं कहानी की क्लाइमैक्स पर, जहां हम सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट को एकदम क्लियरली समझेंगे। आखिर कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? कोर्ट का वर्डिक्ट बहुत ही बैलेंस था।
उन्होंने आर्टिकल्स 31A और 31B को वैलिड माना और कहा कि 24 अप्रैल 1973 से पहले 9th शेड्यूल में डाले गए सभी लॉज सेफ हैं, लेकिन रियल गेम चेंज ऑफ फ्यूचर के लिए था। इस डेट के बाद डाले गए किसी भी लॉ को इस ग्राउंड पर चैलेंज किया जा सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज या डिस्ट्रॉय करता है। फैसले की ये लाइन सबसे क्रूशल है। 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में डाला गया कोई भी कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने के लिए अदालत में चुनौती के अधीन हो सकता है। इसने पार्लियामेंट की पावर पर एक क्लियर लिमिट लगा दी। सो द जजमेंट वाज आउट, लेकिन इसका असली इम्पैक्ट आने वाले डेकेड्स में दिखना था। चलिए देखते हैं कि वामन राव की लास्टिंग लेगेसी क्या थी और उसने इंडियन लॉ को हमेशा के लिए कैसे शेप किया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि वामन राव केस लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की चेन में एक क्रिटिकल लिंक था। 1973 में केशवानंदा भारती ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश किया। 1981 में वामन राव ने इस डॉक्ट्रिन को एक क्लियर कट ऑफ डेट के साथ 9th शेड्यूल पर अप्लाई किया और फिर 2007 में IR कोलो केस ने वामन राव के प्रिंसिपल को रीअफर्म किया और उसे और भी स्ट्रॉन्ग बना दिया। तो वामन राव आज भी मैटर क्यों करता है? क्योंकि इसने सोशल रिफॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाया। इसने जुडिशियल रिव्यू को साइडलाइन होने से बचाया। इसने 9th शेड्यूल को एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्केप हैच बनने से रोका जहां कोई भी लॉ जाकर छिप सके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इसने फ्यूचर के लिए एक स्टेबल और प्रिडिक्टेबल फ्रेमवर्क तैयार किया। तो 1981 में वामन राव केस ने पार्लियामेंट की पावर और कॉन्स्टिट्यूशन की सोल के बीच एक डेलिकेट बैलेंस सेट किया। सवाल ये है कि इस बैलेंस का नेक्स्ट ग्रेट टेस्ट कब और कैसे होगा? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे डेमोक्रेसी के फ्यूचर को कंटिन्यूसली शेप करता रहेगा।